जुमेरात 10 अप्रैल के सहरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली अफवाज के हमलों में 33 अफराद हलाक। Israel's bombardment of Gaza is sparing no one and nowhere. Several Palestinians were killed after Israeli strikes. इसराइली हिरासत से रिहा होने वाले फलस्तीनी कैदियों ने अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद के बारे में क्या बताया? उन्होंने एक बाल्टी में केमिकल्स डाले, फिर मेरा सर उसमें डाला। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने मेरे सर और मेरी आंख पर मारा। वो बताते हैं कि इसराइली फौजियों ने उन पर केमिकल डाले और उनकी कमर को आग लगा दी। अमेरिका और चीन की तिजारती जंग, ट्रंप का चीन पर टैरिफ 125% तक बढ़ाने और जवाबी टैरिफ न लगाने वाले ममालिक को रियायत देने का ऐलान। Because of the large number of inbounds, we've had more than 75 countries contact us, and I imagine after today there will be more. So it is just a processing problem. Each one of these solutions is going to be bespoke. चीन का WTO में ट्रंप पर गुंडागर्दी और धमकाने का इल्जाम। If the US disregards the interests of both countries and the international community and insists on waging a tariff war and trade war, China will definitely retaliate. डोमिनिकन रिपब्लिक में नाइट क्लब की छत गिरने से हलाकतों की तादाद 184 तक जा पहुंची। इमदादी कारकुन का कहना है कि हम अब भी किसी अच्छी खबर की तलाश में हैं। पाकिस्तान के शहर कोयटा में पुलिस मोबाइल पर हमला, 3 एहलकार हलाक और बलोच यकजहती कमेटी की खवातीन रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई के लिए BNP का धरना 14वें रोज भी जारी। बलूची लांग मार्च या बलूच लश्कर तोवार बलूच नंग नामूस ना लश्कर तोवार इज़ार यकजहती ओनना हौसला ता बुलंदी की दाढ़ी बसुर। पाकिस्तान के बड़े शहर कराची में KFC पर हमला, डाइनिंग सर्विस मुअत्तल। कराची में डिफेंस और बहादुराबाद में KFC ने डाइनिंग की सर्विस मुअत्तल कर दी है, जबकि टेक अवे जारी है। साइंसदानों का 10,000 साल पहले नायाब होने वाली भेड़ियों की नस्ल डायर वुल्फ को दोबारा पैदा करने का दावा। अमेरिकी कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेस के मुताबिक ये नायाब होने के बाद दोबारा पैदा किए जाने वाले डायर वुल्फ हैं। टाइटैनिक कैसे तबाह हुआ? डिजिटल स्कैन से बहरी जहाज के आखिरी चंद घंटों की मुमकिना कहानी सामने आ गई। It's like a crime scene. You need to see what the evidence is in the context of where it is, and you can see all the major pieces, and then you zoom in, and you can zoom all the way down to the smallest detail. Having a comprehensive view of the entirety of the wreck site is key to understanding what happened here. जानिए चर्बी कैसे कम की जा सकती है और क्या वर्जिश चर्बी कम करने का बेहतरीन तरीका है? क्या वर्जिश चर्बी कम करने का बेहतरीन तरीका है? वर्जिश के आगाज में खास तौर पर जब इंटेंस एक्सरसाइज हो तो हम बुनियादी तौर पर तवानाई के लिए ग्लाइकोजन का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी जानिए दरियाए सिंध के बासियों का दरिया अब पहले जैसा क्यों नहीं रहा? दरिया पानी तेरे डूंगे। ये आदिवासी यानी इंडिजिनस लोग या दरियाई सिंध पर बसने वाले हकीकी लोग माने जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ आज के सहरबीन में शामिल है, मगर पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। गजा शहर के मशरकी हिस्से में एक कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत पर इसराइली फजाई हमले में बच्चों समेत कम अज कम 29 फलस्तीनी हलाक हो गए हैं। हमास के जेर इंतजाम सिविल डिफेंस एजेंसी का कहना है कि इसराइली जंगी तैयारों ने मंगल की शाम शूचिया के इलाके में अल हवाशी मस्जिद के करीब इलाके को निशाना बनाया। It was too late. They have nothing to do with the fighting. They are children. They are innocent. They are women staying at their homes. They have nothing to do with fighting. Why would they hit them? इब्तिदाई तौर पर एजेंसी की जानिब से जारी की जाने वाली तफसीलात में बताया गया है कि 23 अफराद हलाक हुए हैं, लेकिन उसने मुतनब्बे किया है कि इससे पहले इमदादी एहलकार मलबे तले दबे 2 दर्जन अफराद की तलाश कर रहे थे। शाम को उसने ऐलान किया कि 15 लाशें बरामद की गई हैं, ताहम उन्होंने हलाकतों की ताज़ा तरीन तादाद नहीं बताई।
ताहम इसराइली फौज का कहना है कि उनकी जानिब से हमास के एक अहम मरकज को निशाना बनाया गया था जो इलाके में हमलों की मनसूबाबंदी और उस पर अमल दरामद का जिम्मेदार था। बयान में मजीद कहा गया है कि शहरियों को पहुंचने वाले नुकसान को कम करने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए हैं जिनमें दुरुस्त हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। इसराइली फौज ने हमास पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि वो जानबूझकर शहरी आबादी को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करके बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। ताहम इसराइली फौज की जानिब से ये बयान भी सामने आया है कि इस हालिया हमले में हमास की एक सीनियर शख्सियत को भी निशाना बनाया गया है। शू चिया की वीडियो में दिखाया गया है कि छोटे बच्चों की धूल से ढकी लाशों को इमदादी कारकुन मलबे से निकाल रहे हैं। 26 साला अयूब सलीम ने खबर रसा इदारे AFP को बताया कि मंगल की सुबह तबाह होने वाली रिहायशी इमारत के इर्द गिर्द का इलाका खैमों, बेघर अफराद और दीगर रिहायशी मुकामात से भरे हुए हैं। उनका कहना था कि इस इलाके को मुतअद्दिद मिसाइलों से निशाना बनाया गया और छर्रों ने 4 सिमतों में परवाज की और मुतअद्दिद लोगों को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने मजीद कहा कि मिसाइल हमलों की वजह से इलाके में फैल जाने वाली धूल और मिट्टी की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी और ये सब एक होलनाक मंजर पेश कर रहा था। Blockade and relentless bombardment. The UN says Gaza's civilians are caught in an endless loop of death. हमास ने यह भी कहा है कि इसराइली फौज ने खूनी कत्ले आम किया है। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइली फौज की जानिब से इलाके के बेशतर मुकामात को खाली करने का हुक्म दिए जाने के बाद शूचिया के हज़ारों बाशिंदे यहाँ से नकल मकानी कर गए थे। इसराइली इंतज़ामिया का कहना था कि वो दहशत गर्दों के बुनियादी ढांचे को तबाह करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने वाली है, लेकिन रिहायशियों का ये भी कहना है कि बुध के रोज़ जिस इलाके पर बमबारी की गई है वो इलाका इनखला के सामने आने वाले हुक्मनामे में दर्ज नहीं था, इसलिए बहुत से खानदान वहां रह गए थे। इससे कबल मंगल के रोज गजा की हमास के ज़ेर इंतजाम वजारत सेहत का अपने एक बयान में कहना था कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में कम अज कम 33 अफराद हलाक हुए हैं। 18 मार्च को हमास के खिलाफ इसराइल की फ़ज़ाई और ज़मीनी मुहिम दोबारा शुरू होने के बाद से हलाक होने वालों की तादाद 4,821 तक पहुंच गई है। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज का कहना है कि उनके तैयारों ने गुज़िश्ता रोज़ गजा भर में दहशत गर्दों के 45 से ज़ायद ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें हथियार बनाने के मुकामात और रॉकेट लॉन्चर चलाए जाने वाले मुकामात शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान मज़ीद 3,90,000 अफराद गजा में बेघर हो चुके हैं, जिनमें से 2/3 इलाके को इसराइली फ़ौज ने नो गो जोन करार दिया है या इनखला के अहकाम जारी किए हैं। We're going to conquer Gaza and we're going to work together with our American allies in starting the Trump plan for ethnic cleansing. But a lot of people would say. A lot of people would say, I don't care about what other people would say. I care about what we say. I care about our interests. दूसरी जानिब इसराइली हिरासत से रिहा होने वाले फ़लस्तीनी कैदियों ने BBC से बात की और बताया उन्हें इसराइली फ़ौज और जेल के अमले के हाथों किस किस्म की बदसलूकी और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस बारे में जानिए इस रिपोर्ट में। वाज़ेह रहे कि इस वीडियो के मनाज़िर आपके लिए तकलीफ देह हो सकते हैं। मोहम्मद अबू तवीला पहले एक मैकेनिक थे। ये इससे पहले की बात है जब उन्हें गुज़श्ता साल इस्राएली अफवाज ने गिरफ्तार किया था। उनकी हिरासत में गुजरने वाले साल की कहानी अब जख्मों की सूरत में लिखी गई है। उन्होंने एक बाल्टी में केमिकल्स डाले, फिर मेरा सर उसमें डाला। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने मेरे सर और मेरी आंख पर मारा। वो बताते हैं कि इसराइली फौजियों ने उन पर केमिकल डाले और उनकी कमर को आग लगा दी। उनका इलाज इसराइल में हुआ। वो कहते हैं कि कभी कभी उन्हें बिस्तर से भी बांध दिया जाता था और नापी पहनाई जाती थी। बैरकों से डॉक्टर के दफ्तर जाते हुए और तफ्तीशी कमरे जाते हुए हमें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। मोहम्मद उन सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों में से एक थे जिन्हें इस साल के आगाज़ में इसराइली यरगमालियों के बदले जंगबंदी के दौरान रिहा किया गया। हिरासत के दौरान उनसे हमास के साथ ताल्लुकात और यरगमालियों के ठिकाने के बारे में पूछगछ की गई, लेकिन आखिर में इसराइल ने कहा कि रिहा किए गए किसी भी शख्स का 7 अक्टूबर के हमलों में हिस्सा लेने का कोई सबूत नहीं मिला।
عبد الکریم مشتہر غزہ میں ایک ذبح خانے میں کام کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ انہیں اسرائیلی فوجیوں نے تب گرفتار کیا جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک چیک پوائنٹ کراس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں 1 سال سے زیادہ تشدد اور تذلیل کا سلسلہ شروع ہو گیا. انہوں نے مجھے ہتکڑی لگائی اور اتنا مارا کہ میرے بازوؤں اور ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا. انہوں نے بتایا کہ انہیں پانی اور صابن سے محروم رکھا گیا جس کی وجہ سے جلد پر چھالے اور انفیکشن ہو گئے. میں 3 دن تک ایک بھی قطرہ پانی کے بغیر رہا. جب ہم نے طبی علاج کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جب تک آپ کی نبض چل رہی ہے آپ ٹھیک ہیں. بی بی سی نے رہا کیے گئے اور بھی کئی غزہ کے رہائشی مردوں سے بات کی. انہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھنے، ہتھ کڑی لگانے اور دباؤ کی پوزیشنز میں رہنے پر مجبور کیے جانے کا ذکر کیا. بعض نے کہا کہ انہیں طبی نگہداشت سے محروم رکھا گیا. دوسروں نے کہا کہ انہوں نے ساتھی قیدیوں کو حراست میں مرتے دیکھا. ہم نے ان کے الزامات بین الاقوامی قانون کے ایک ماہر کے ساتھ شیئر کیے. جس طرز عمل کا الزام لگایا جا رہا ہے وہ یقینی طور پر بین الاقوامی اور اسرائیلی قوانین کی خلاف ورزی ہے. بین الاقوامی قانون کے تحت مسلح تنازعات کے قانون کے تحت تمام قیدیوں کے ساتھ انسانی سلوک کرنا لازم ہے. تشدد کی مکمل پابندی ہوتی ہے اور قیدیوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے سے متعلق ذمہ داریاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ان کی طبی نگہداشت. ہم نے ان کے الزامات IDF کو تفصیل سے بتائے. انہوں نے کہا IDF غزہ کی پٹی میں ان افراد کو حراست میں لیتی ہے جن پر دہشت گردی میں ملوث ہونے کا شبہ ہوتا ہے. انہوں نے مزید کہا IDF قیدیوں کے ساتھ منظم بدسلوکی کے الزامات کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے، لیکن یہ کہ دعووں کا متعلقہ حکام جائزہ لیں گے. محمد کے لیے حراست میں ان کے وقت نے ان کی زندگی بدل دی. وہ اپنے زخموں کی وجہ سے اب کام نہیں کر سکتے. میری آنکھ میں آنسو آتے ہیں اور خارش ہوتی ہے اور میرے جسم پر جلنے والے زخموں میں بھی خارش ہوتی ہے. یہ مجھے بہت پریشان کر رہا ہے. میں زندگی میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوں. وہ جنگ بندی معاہدہ جس کے تحت ان مردوں کو رہا کیا گیا تھا مارچ میں اسرائیل کی نئی جارحیت کے بعد ختم ہو چکا ہے. یہ معلوم نہیں کہ مزید فلسطینی قیدیوں کو کب رہا کیا جائے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین سے درآمد کی جانے والی اشیاء پر ٹیرف 125% تک بڑھانے کا اعلان کیا ہے جو کہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا. یہ معلومات اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر شیئر کرتے ہوئے ٹرمپ نے چین پر عالمی منڈیوں کا احترام نہ کرنے کا الزام بھی لگایا ہے. انہوں نے لکھا کہ چین کی جانب سے عالمی منڈیوں کے احترام میں کمی کی بنیاد پر میں امریکہ کی جانب سے چین پر لگائے گئے ٹیرف کو بڑھا کر 125% کر رہا ہوں جو فوری طور پر نافذ العمل ہو جائے گا. امید ہے کہ چین جلد ہی سمجھ جائے گا کہ امریکہ اور دیگر ممالک کو معاشی طور پر مسلسل نقصان پہنچانے کے دن ختم ہو چکے ہیں. امریکی وزیر خزانہ نے کہا کہ کینیڈا اور میکسیکو جن پر پہلے کچھ اشیاء پر 25% تک ٹیرف عائد کیا گیا تھا کو بھی اب 10% کیے گئے بیس لائن ٹیرف میں شامل کر دیا گیا ہے. تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ آیا یورپی یونین بھی اس رعایت میں شامل ہے یا نہیں. Because of the large number of inbounds, we've had more than 75 countries contact us, and I imagine after today there will be more. So it is just a processing problem. Each one of these solutions is going to be bespoke. It is going to take some time, and President Trump wants to be personally involved. So that's why we're getting the 90-day pause. اس سے قبل چین نے امریکہ کی جانب سے عائد کیے جانے والے 104% ٹیرف کا جواب دیتے ہوئے امریکہ پر لگائے جانے والے ٹیرف کو 50% بڑھا کر 84% کر دیا تھا. چین کی وزارت خزانہ نے امریکہ سے آنے والی تمام اشیاء پر یہ اضافی ٹیرف لگانے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا. The US side is still imposing extreme pressure on China by imposing tariffs indiscriminately. China firmly opposes and will never accept such arrogant and bullying behavior. If the US really wants to solve the problem through dialogue and negotiations, it should show an attitude of equality, respect, and reciprocity. If the US disregards the interests of both countries and the international community and insists on waging a tariff war and trade war, China will definitely retaliate. دی اکنامسٹ کے جیو پولیٹکس ایڈیٹر ڈیوڈ رینی کے مطابق چین ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے محصولات عائد کیے جانے کے بعد بہت احتیاط سے منصوبہ بندی کر رہا ہے اور اس کے ہتھیاروں میں قلیل مدتی اور طویل مدتی جوابی اقدامات موجود ہیں.
रैनी ने BBC के न्यूज़ आवर प्रोग्राम से बात करते हुए कहा कि बीजिंग ने ट्रंप की सदारती मुहिम के दौरान ही ये इशारे दिए थे कि वो चीन को निशाना बनाने जा रहा है। रैनी हाल ही में चीन के दारुल-हुकूमत में थे, जहां उन्हें चीनी हुकाम और स्कॉलर से बातचीत करने का मौका मिला। उनका ये भी कहना है कि चीन मनसूबाबंदी करना पसंद करता है। चीन तवील मुद्दती यानी 5 साल तक के मंसूबे को पसंद करता है। ताहम उनका कहना है कि इसके लिए इस तिजारती लेन देन करने वाले अमेरिकी सदर से निमटना अभी आसान नहीं है। दूसरी जानब चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में एक और शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें ट्रंप पर गुंडागर्दी और धमकाने का इल्जाम लगाया गया है। डोमिनिकन रिपब्लिक के दारुल-हुकूमत सैंटो डोमिंगो में नाइट क्लब की छत गिरने से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 184 तक जा पहुंची है। ताहम 150 से ज्यादा अफराद इस हादसे में जख्मी हुए हैं। मरने वालों में एक सूबाई गवर्नर और साबिक मेजर बेसबॉल के खिलाड़ी डोटेल भी शामिल हैं। 51 साला डोटेल मलबे से निकाले जाने के बाद अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गए। हादसे के वक्त सैकड़ों लोग क्लब में मौजूद थे। तकरीबन 400 इमदादी कारकुन अब भी जिंदा बच जाने वालों की तलाश कर रहे हैं, जबकि हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है। इस हादसे के बाद से अब तक तो किसी को भी मलबे से जिंदा नहीं निकाला जा सका है। ताहम इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ एहलकारों का कहना है कि मलबे में अब भी जिंदा बच जाने वालों तक पहुंचा जा सकता है। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के डायरेक्टर ख्वान मैनुअल मेंडिस का कहना है कि किसी भी चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। हम यहाँ मलबे के एक एक इंच पर जाने की कोशिश में हैं, ताकि इस आफत में फंसे हुए लोगों के अहले खाना को कोई अच्छी खबर दी जा सके। डोमिनिकन रिपब्लिक के सदर लोइस ने इस हादसे पर 3 रोजा कौमी शोक का ऐलान किया है। Minute by minute to have all the resources and emergency institutions of the government available here. Because there are still people missing, and we have faith in God that we are going to find more people alive. This is something unusual. We are deeply affected. We trust that God will give strength to the families affected by this tragedy. पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत कोयटा में बुध की शाम पुलिस मोबाइल पर हमले में 3 एहलकार हलाक और 1 जख्मी हो गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये वाकया बुध की शब न्यू सरियाब पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया। न्यू सरियाब पुलिस के एक एहलकार ने फ़ोन पर CBC को बताया कि मस्तोंग रोड पर पुलिस मोबाइल में 4 एहलकार मामूल की गश्त पर थे कि एक होटल के करीब 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुसल्लह अफराद ने उन पर हमला किया। उनका कहना था कि चारों एहलकार हमले की जद में आए। SSP ऑपरेशन कोयटा मोहम्मद बलोच ने बताया कि हमले में 3 एहलकार हलाक और 1 जख्मी हुआ है। हलाक होने वाले तीनों एहलकारों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल किया गया है। इस वाक़े की जिम्मेदारी ताहाल अभी तक किसी ने कबूल नहीं की है। जो भी वायलेंस करेगा, जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। दूसरी जानिब बलोच यकजहती कमेटी की खातून रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई के मुतालबे को तस्लीम करने के हवाले से पेश रफ्त ना होने पर बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी धरना लखपास के मुकाम पर 14वें रोज भी जारी रहा। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल की सरबराही में इस धरने के शुरुका को 28 मार्च को कोयटा पहुंचना था, लेकिन सरकारी हुकाम की जानिब से शाहराहों और रास्तों को बंद करने की वजह से उन्होंने वहां धरना दिया। धरने के शुरुका को कोयटा की जानिब आने से रोकने के लिए न सिर्फ सरकारी हुकाम की जानिब से कोयटा और कराची के दरमियान शाहराह को लखपास टनल पर मुकम्मल तौर पर बंद किया गया, बल्कि 3 दीगर मुतबादिल रास्तों पर भी रुकावटें खड़ी की गई हैं। इन रुकावटों की वजह से 2 शाहराहों कोयटा और कराची और कोयटा और तफ्तान शाहराह पर आम लोगों को सफर करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम 6 अप्रैल के बाद से दश्त के मुतबादिल रास्ते से गाड़ियों को आमदोरफ्त के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से लखपास से मेन हाईवे से कोयटा शहर तक आधे से पौने घंटे का फासला दश्त के रास्ते घंटों में तय हो रहा है। अगरचे 6 अप्रैल के बाद लॉन्ग मार्च के शुरुका ने ताहाल दोबारा कोयटा की जानिब मार्च का ऐलान नहीं किया है। ताहम इसके बावजूद धरने के शुरुका की कोयटा की जानिब मार्च के खदशे के पेश नज़र कोयटा और लखपास के दरमियान पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नफरी तैनात है।
28 मार्च से अब तक धरने के शुरा और हुकूमत के दरमियान 2 मरतबा बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए, लेकिन डेड लॉक ख़त्म नहीं हो सका है। सैयद शुजाउल हक कांबा जज्बाती तकरीर करनी के नाई अली अहमद कुर्दंबा ये दस का वरना वो माशाल्लाह जवान वरना नने ते पीरी छुट्टे फिर बहरहाल ये तफसीलात दी पता ही नहीं खौफ और सिर्फ अंदा खपाव ने पावनु में नो हिम्मत कबो अंबलाग लड़ जिंगे। पाकिस्तान के सूबा सिंध में पुलिस ने फास्ट फूड सेंटर के एफसी पर हमले के 3 मुकदमात दायर किए हैं। इन हमलों के इल्जाम में 24 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। ये हमले कैसे हुए और कहां प्लानिंग हुई, जानिए रियाज सोहेल की इस रिपोर्ट में। कराची में डिफेंस और बहादुराबाद में केएफसी ने डाइनिंग की सर्विस मुअत्तल कर दी है, जबकि टेक अवे जारी है। गुज़िश्ता रात तकरीबन 8:30 बजे के करीब डिफेंस खयाबाद इताद में वाक़ केएफसी की इस ब्रांच पर नामालूम अफराद ने हमला किया था। केएफसी के मैनेजर ने जो पुलिस के यहाँ एफआईआर दर्ज कराई है उसमें बताया गया है कि नामालूम अफराद जिनके पास डंडे, सरिये और हथौड़े थे वो यहाँ पे दाखिल हुए हैं और उन्होंने तोड़ फोड़ की है। उससे उनका कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, ताहम जो शीशे हैं, जो टेबलें हैं, जो फर्नीचर है उसको तोड़ा फोड़ा गया है। उसके साथ ही यहाँ पर डोमिनोज पिज़्ज़ा है, इसी तरह उस पर भी हमला किया गया है और उसके भी शीशे तोड़े गए हैं और उसकी सर्विस भी इस वक्त मुअत्तल है। डीआईजी असद रज़ा ने हमें बताया है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 10 के करीब अफराद को गिरफ्तार किया है। यहाँ से तकरीबन चंद किलोमीटर दूर बहादुराबाद में भी इसी नोयत का वाक़या पेश आया, जब मोटरसाइकिलों पर सवार नामालूम नौजवानों ने पहले केएफसी के ब्रांच पर पथराव किया और उसके बाद अंदर दाखिल होकर तोड़ फोड़ की। कराची से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर वाक़ ज़ैनिन सिंध के शहर मीरपुर खास में गुज़िश्ता रात केएफसी की एक ब्रांच को नजर आतिश किया गया। सरकार की तरफ से जो एक एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें बताया गया है कि नामालूम जो अफराद हैं फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के खिलाफ एक जुलूस निकाल कर केएफसी के बाहर जमा हुए और इश्तियाल अंगेज़ी की। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर पथराव किया और बाद में जो केएफसी है उसको नजर आतिश किया गया। पुलिस जो वहाँ के एसएसपी हैं समीर चना, उन्होंने हमें बताया कि पुलिस ने कोई 15 के करीब अफराद को गिरफ्तार किया है और उन्हें पर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है। कराची हो या मीरपुर खास हो, पुलिस का कहना है कि ये दोनों वाक़यात के लिए जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल किया गया। कराची में फेसबुक पेज बनाया गया था जिसके ज़रिए ये इश्तियाल अंगेज़ मवाद फैलाया गया कि केएफसी पर हमला किया जाए। इसी तरह मीरपुर खास पर एक सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसमें ऐलान किया गया था कि केएफसी का घेराव किया जाएगा। गजा पर हालिया इसराइल के हमले के बाद कराची में मजहबी जमातों की तरफ से भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए थे और चंद रोज पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से हड़ताल भी की गई थी। सामीन, अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो आपको डायर वुल्फ के बारे में बाखूबी पता होगा। भेड़ियों की ये नस्ल 10,000 साल पहले नायाब हो गई थी, मगर अब कुछ साइंसदानों ने दावा किया है कि उन्होंने फॉसिल से मिलने वाले डीएनए की मदद से इस नस्ल को फिर से पैदा कर दिया है, लेकिन कई साइंसदान इस दावे पर यकीन नहीं कर रहे। इस बारे में मजीद जानिए हमारी इस खसूसी रिपोर्ट में। अमेरिकी कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेस के मुताबिक ये नायाब होने के बाद दोबारा पैदा किए जाने वाले डायर वुल्फ हैं। ये आखिरी बार 10,000 साल पहले देखे गए थे जब ये नस्ल नायाब हो गई थी। भेड़िए के इन बच्चों के नाम रोमुलस, रीमस और खलीसी हैं और इनकी उम्रें 3 से 6 माह के दरमियान हैं। इस कंपनी के मुताबिक इन्हें डायर वुल्फ्स के फॉसिल्स में मिलने वाले डीएनए और जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से पैदा किया गया है। तो ग्रे वुल्फ डायर वुल्फ का सबसे करीबी जीता जागता रिश्तेदार है। जेनेटिकली ये एक दूसरे से 99.5% मिलते हैं, लेकिन डायर वुल्फ बड़े और ज्यादा मस्कुलर होते हैं और इनके बाल हल्के रंग के होते हैं और कुछ दीगर चीजें भी मुख्तलिफ हैं जो हमें फॉसिल्स में देखने को मिलती हैं। लेकिन कई साइंसदानों को इनकी दोबारा पैदाइश के दावों पर शक है। हाँ, उन्होंने शायद वुल्फ्स को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है और शायद इससे बेहतर आपको कुछ ना मिल सके, और ये थोड़ी बहुत तब्दीलियां डायर वुल्फ के मिलने वाली बाकियात से मुमकिन हुई हैं। क्या इसका मतलब है कि ये डायर वुल्फ हैं? नहीं,
کیا یہ تھوڑا تبدیل کیا گیا گرے ولف ہے؟ ہاں، اور شاید بس اتنا ہی ہے۔ And that's probably about it. 113 برس قبل غرقاب ہونے والے بحری جہاز ٹائٹینک کے مکمل ڈیجیٹل اسکین کے تفصیلی تجزیے سے اس کی تباہی سے قبل آخری چند گھنٹوں کے بارے میں نئی معلومات سامنے آئی ہیں۔ جہاز کے سائز کے عین مطابق تیار کردہ 3D نقل دکھاتی ہے کہ 1912 میں ایک برفانی تودے سے ٹکرانے کے بعد جہاز کیسے 2 ٹکڑے ہو کر ڈوبا تھا۔ اس حادثے میں 1,500 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ یہ اسکین بوائلر روم کا ایک نیا منظر دکھاتا ہے جو عینی شاہدین کے ان بیانات کی تصدیق کرتا ہے کہ انجینئرز نے جہاز کی روشنیاں جلائی رکھنے کے لیے آخر تک کام کیا تھا۔ ایک اور کمپیوٹر سیمولیشن سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ٹائٹینک کے ڈھانچے میں کاغذ کے صفحے جتنے بڑے سوراخ جہاز کی تباہی کا باعث بنے۔ ٹائٹینک پر تحقیق کرنے والے تجزیہ کار اسٹیفنسن کا کہنا ہے کہ ٹائٹینک اس تباہی کا آخری باقی رہ جانے والا عینی شاہد ہے اور اس کے پاس اب بھی سنانے کو مزید کہانیاں ہیں۔ Of where it is, and you can see all the major pieces, and then you zoom in, and you can zoom all the way down to the smallest detail. Having a comprehensive view of the entirety of the wreck site is key to understanding what happened here. ٹائٹینک کے ڈیجیٹل اسکین کا مطالعہ نیشنل جیوگرافک اور اٹلانٹک پروڈکشن کی طرف سے ایک نئی دستاویزی فلم کے لیے کیا گیا ہے جس کا عنوان ٹائٹینک دی ڈیجیٹل ریزریکشن ہے۔ بحر اوقیانوس کے برفیلے پانیوں میں 3800 میٹر کی گہرائی میں موجود ٹائٹینک کے ملبے کو روبوٹس کی مدد سے اسکین کیا گیا اور اس دوران ہر زاویے سے لی گئی 7 لاکھ سے زیادہ تصاویر کو جہاز کا ڈیجیٹل ٹوین بنانے کے لیے استعمال کیا گیا، جسے 2023 میں BBC نیوز نے خصوصی طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ چونکہ جہاز کا ڈھانچہ بہت بڑا ہے اور تاریک گہرائیوں میں موجود ہے، اس لیے اسے آبدوزوں کی مدد سے کھوج کرنا صرف دلکش تصویریں ہی دکھا پاتا ہے۔ تاہم یہ اسکین ٹائٹینک کا پہلا مکمل نظارہ فراہم کرتا ہے۔ جہاز کا بڑا اگلا حصہ سمندر کے فرش پر سیدھا پڑا ہے، جیسے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہو، لیکن 600 میٹر کے فاصلے پر موجود عقبی حصہ ٹوٹی پھوٹی دھات کا ڈھیر ہے۔ اسے یہ نقصان اس وقت پہنچا تھا جب جہاز آدھا ٹوٹنے کے بعد سمندر کے فرش سے ٹکرایا تھا۔ نقشہ سازی کی یہ نئی ٹیکنالوجی بحری جہاز کا جائزہ لینے کا ایک مختلف طریقہ فراہم کر رہی ہے۔ اسٹیفنسن نے کہا کہ یہ ایک جرم کے مقام کی طرح ہے۔ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ثبوت کیا ہیں، اس تناظر میں کہ وہ کہاں موجود ہیں، اور ملبے کے مقام کا ایک جامع جائزہ یہ سمجھنے کی چابی ہے کہ یہاں ہوا کیا تھا۔ اس اسکین سے جو نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں ان میں ایک پورٹ ہول بھی شامل ہے جسے غالباً آئس برگ نے توڑ دیا تھا۔ یہ حادثے میں زندہ بچ جانے والوں کی فراہم کردہ ان تفصیلات سے مطابقت رکھتا ہے کہ تصادم کے دوران کچھ لوگوں کے کیبن میں برف داخل ہو گئی تھی۔ سامعین، جسم کی اضافی چربی کیسے کم کی جا سکتی ہے اور کیا ورزش چربی کم کرنے کا بہترین طریقہ ہے؟ جانیے ہمارے ساتھی رباب بطول کی اس ویڈیو میں۔ کیا ورزش چربی کم کرنے کا بہترین طریقہ ہے؟ ورزش کے آغاز میں خاص طور پر جب انٹینس ایکسرسائز ہو تو ہم بنیادی طور پر توانائی کے لیے گلائکوجن کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ان کاربوہائیڈریٹ سے ملتا ہے جو ہم کھاتے ہیں اور ہمارے پٹھوں اور جگر میں جمع ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف چربی ایک سلو برننگ فیول ہے جو بنیادی طور پر اعتدال سے اور طویل دورانیے کی سرگرمیوں جیسے واک یا سائیکلنگ میں استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ کو چربی کا 1 کلو کم کرنے کے لیے تقریباً 7000 کیلوریز برن کرنا ہوں گی۔ زیادہ مؤثر نہیں لگ رہا۔ فیٹ لاس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جتنی کیلوریز کھاتے ہیں ان سے زیادہ برن کریں۔ مثال کے طور پر 30 منٹ کی سائیکلنگ سے 300 کیلوریز برن ہو سکتی ہیں، لیکن پیزا کا ایک ٹکڑا اسے آسانی سے ریپلیس کر سکتا ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگ قدرتی طور پر تیز رفتار میٹابولزم رکھتے ہیں اور زیادہ کیلوریز برن کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ عمر بڑھنے کے ساتھ کم فیٹ برن کرتے ہیں، اور اس کی وجہ مسل لاس اور ہارمونل چینجز ہیں۔ اور یہاں اسٹرینتھ ٹریننگ کام آتی ہے۔ مضبوط پٹھوں سے مدد ملتی ہے کیونکہ پٹھے آرام کی حالت میں فیٹ کی بجائے زیادہ کیلوریز برن کرتے ہیں۔ اس لیے اگر چربی کم کرنا مقصود ہے تو بے شک ورزش مجموعی طور پر صحت کے لیے بہت اچھی ہے، لیکن فیٹ لاس کا اصل راز اپنی ایکٹیویٹی لیولز اور فوڈ انٹیک کو بیلنس کرنے میں ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے بسنے والے بہت سے لوگوں کا روزگار اور زندگی اس دریا سے جڑی ہے، اور کی حال کمیونٹی بھی ان میں سے ایک ہے۔ وہ کشتیوں پر رہتے، مچھلیاں پکڑتے اور دریا کے پانی سے اپنی ضروریات پوری کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل گیا۔ موسمیاتی تبدیلی، بڑے ڈیموں اور دریا کے پانی کے تجارتی استعمال نے کی حال کمیونٹی کی زندگی مشکل بنا دی ہے۔ دریائے سندھ کے باسیوں کی مشکلات پر دیکھیے BBC کے نامہ نگار عزیز اللہ خان کی یہ رپورٹ۔
दरिया ओ दरिया पानी तेरे डूंगे। ये आदिवासी है, यानी इंडिजिनस लोग या दरियाई सिंध पर बसने वाले हकीकी लोग माने जाते हैं। ये हैदराबाद से अटक तक दरियाई सिंध में कश्तियों में ही गुजर बसर करते थे, लेकिन अब बारिशों में कमी, डैम, बैराज और नहरों के बनने से इनसे इनका दरिया छिन गया है। इस टूटी फूटी कश्ती के लिए मोहम्मद असलम को अब दरिया में फिर से पानी आने का इंतजार है। पहले हमारी जिंदगी इस दरिया में अच्छी गुजरती थी, कुछ काम हमारा चल जाता था, हमें कहीं और नहीं जाना पड़ता था, जंगल से हमारा कारोबार मिलता था। जब से नहरें बनाई गई हैं, दामान की तरफ नहरें, पंजाब में बड़ी बड़ी नहरें निकाली गई हैं, दरिया में पानी बहुत ज्यादा कम हो गया है, पहाड़ों पर बर्फ नहीं पड़ रही। पहले हम बहुत खुश रहते थे क्योंकि हमारा कुछ काम चल जाता था। अब दरिया में कुछ नहीं है तो हम शहरों को रुख कर रहे हैं। मैं यहाँ डेरा इस्माइल खान में दरियाई सिंध में मौजूद हूँ। ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। यहाँ पहले पानी था और उस पानी के बहाव से यहाँ पर जिंदगी रवां दवां थी। यहाँ पर पानी के रोकथाम के लिए यहाँ पर बंद भी डाले गए ताकि पानी शहर की तरफ उधर आगे ना जा सके। यहाँ पर पिकनिक मनाई जाती थी, लोग यहाँ जमा होते थे और जिंदगी थी। लेकिन अब यहाँ पर पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और वो माइटी दरियाई सिंध अब एक नदी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये आदिवासी कहीं केहल, कहीं शेख, कहीं सिंधी या दीगर नामों से जाने जाते हैं। माइटी दरियाई सिंध के बासियों का ये दरिया अब पहले जैसा दरिया नहीं रहा, इसलिए मजबूर होकर अब ये खुश्की पर रह रहे हैं। इस कबीले के कुछ लोग मुश्किल से झाड़ियां जमा करके ये टोकरियां बनाते हैं। इसमें मेहनत ज्यादा और आमदन न होने के बराबर है। ये मुश्किल काम है, हाथ फट जाते हैं, तकलीफ का काम है। अब ये झाड़ियाँ मिलती नहीं हैं, लोगों ने फसलें काश्त कर ली हैं। अब ये 250 से 350 में बिक जाते हैं। पहले तो ये इससे भी सस्ते बिकते थे। इन आदिवासियों के अजदाद का गुजर बसर कश्तियों में होता था। दरिया से ये मछली का शिकार करके खुद ही खाते और बाजार में बेचते थे। वो खुद ही इसके मालिक थे। तोसा बैराज के मकाम पर अब भी चंद अफराद वैसा ही तर्ज जिंदगी अपनाए हुए हैं, लेकिन अब ये ठेकेदारों के साथ मजदूरी करने पर मजबूर हैं। इस दरिया में गंदा पानी डाला जा रहा है, इससे मछली का साइज बढ़ता नहीं है। मछली की तादाद भी दरिया में कम होती जा रही है। गंदे पानी की वजह से मछली भी किसी काम की नहीं होती। पहले तो यहाँ ट्रक आते थे, मछली का शिकार अच्छा होता था। कश्तियाँ मछली से भरी होती थी और ट्रकों में डालकर ले जाते थे। सिंधु बचाओ तरला के नाम से कायम एक तंजीम के मुताबिक इन अफराद की तादाद चश्मा बैराज से लेकर तोसा बैराज तक कोई 250 किलोमीटर इलाके में तकरीबन 40,000 तक है। इनकी जिंदगी या फलाह पर ज्यादा काम नहीं किया गया। खुश्क होते दरिया से जहां इनकी रिवायती जिंदगी को खतरा है, वहीं मौसमी तब्दीली से दरिया के करीब आबादी भी मुतासर हो रही है। ये एक हादसा हो रहा है, ये एक हादसा है दरिया के साथ, लोगों के साथ। उनको हमने उनका पूरे का पूरा एक अमीर और रजी कजी और हस्ती बस्ती एक वादी है जिसमें वो बेचारे हमें अब नजर नहीं आते। दरिया ओ दरिया पानी तेरे डूंगे तू साडा प्यू माय सा तेरे पूंगे तू साडा प्यू दरिया को पाक करने, इसकी हिफाजत और इसमें पानी की रवानी के लिए कुछ अरसे से मकामी तंजीमें हर साल दरिया में फूलों की पत्तियां डालकर इस उम्मीद पर अलामती एहतजाज कर रही हैं कि इस दरिया में फिर से साफ शफाफ पानी आएगा और जिंदगी फिर रवां दवां हो सकेगी। दरिया ओ दरिया। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। कल तक के लिए इजाजत लेने से पहले अब तक की खास खबरें।
चीन की वजारत खारजा के तर्जमान लैन जियान ने कहा है कि अमरीकी महसूलात पर चीन का रद्द अमल इख्तिताम तक जारी रहेगा और बीजिंग किसी को भी चीनी अवाम के मफादात को महरूम करने या तिजारती निज़ाम को कमज़ोर करने की इजाज़त नहीं देगा। उनका ये भी कहना था कि अमरीका ज़ाती मफादात के लिए ये काम कर रहा है और महसूलात को ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालने और खुद गर्जी के उसूल के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जुमेरात के रोज तेजी का रुझान गालिब रहा और मार्केट में कारोबार के इख्तिताम पर 2036 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद KSE 100 इंडेक्स 1,16,189 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। जुमेरात की सुबह मार्केट में कारोबार का आगाज मस्बत अंदाज में हुआ और ट्रेडिंग के पहले चंद मिनटों में इंडेक्स में 3,000 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। ताहम बाद में प्रॉफिट टेकिंग की वजह से हिस्सेस की फरोख्त की गई। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक हुकूमत की अपील पर समाअत में जुमेरात के रोज भी ख्वाजा हारिस के दलाल जारी रहे, जबकि समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में शामिल जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स में इस्तफसार किया कि कैंटोनमेंट के अंदर शॉपिंग मॉल्स बन चुके हैं, अगर मैं जबरदस्ती अंदर दाखिल हूं तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर ममनू जगहों पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हुए तो किसी का भी मिलिट्री ट्रायल करना बहुत आसान होगा। मिलिट्री ट्रायल के लिए आजादाना फोरम क्यों मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस आइंदा समाअत पर भी जवाबुल जवाब में दलाइल जारी रखेंगे। ख्याल रहे कि 9 मई 2023 को PTI के बानी और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए थे और फौजी तनसीबात समेत कई सरकारी इमारतों पर हमले किए गए थे। 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों का मुकदमा फौजी अदालतों में चलाने से मुतल्लिक पार्लिमान ने करारदाद मंजूर की थी, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने उन अफराद का मुकदमा फौजी अदालतों में भेजने की मंजूरी दी थी।